नमस्कार दोस्तों, मैं रामजी शर्मा क्वालिटी शास्त्र में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे हिस्टोग्राम की। हिस्टोग्राम की बात करें तो हिस्टोग्राम के पहले हम अलग-अलग करके देते हैं हिस्टो और ग्राम। हिस्टो का मतलब होता है किसी चीज़ को ऊपर-नीचे देखना और ग्राम ग्राम मीन्स होता है उसका रिकॉर्ड रखना। किसी चीज को हम ऊपर नीचे करके देखते हैं कि प्लस माइनस कितना आ रहा है, वेरिएशन कितना आ रहा है, उसका हम रिकॉर्ड रखते हैं, उसको हिस्टोग्राम बोलते हैं। तो इसका जो मेजर यूज है, इससे हम क्या निकल के आता है, सबसे पहले इसकी सिमेट्री। हमारा जो प्रोसेस है उसकी सिमेट्री क्या है। सिमेट्री मीन्स मेरा मतलब टॉलरेंस से रिलेटेड या जीडीएनटी से रिलेटेड नहीं है। सिमेट्री का मतलब है हमारा सेंटर से कितना अप और डाउन जा रहा है, उसका जो वेरिएशन आ रहा है, प्लस की तरफ जा रहा है या माइनस की तरफ जा रहा है, उसको सिमेट्री बोल रहे हैं हम यहाँ पे हिस्टोग्राम की भाषा में। तो एक तो प्रोसेस की सिमेट्री, हमारी प्रोसेस की सिमेट्री कितनी है उसको मेजर करने के लिए हम हिस्टोग्राम का यूज करते हैं। दूसरा हम जो बात करते हैं डिस्पर्शन। डिस्पर्शन का मतलब होता है बिखराव, रेंज। हमारे प्रोसेस का बिखराव कितना है, रेंज कितनी आ रही है, कितने से कितने के बीच में हमारा ये डाटा आ रहा है कि प्रोसेस का बिखराव कितना है, उसको मेजर करने के लिए हम हिस्टोग्राम का यूज करते हैं। और तीसरा बात करते हैं हम कॉमन कॉज। कॉमन कॉज से मतलब है कि हमारा प्रोसेस का वेरिएशन कितना है। क्या होता है कि जहां भी हमने जो भी हम प्रोसेस की सेटिंग करते हैं, सेटिंग करने के बाद में क्या होता है कि वो सेम जिस डायमेंशन पे हमने सेटिंग की है तो सेम डायमेंशन नहीं आती है, कोई ना कोई हमारा वेरिएशन आता है। जो वेरिएशन आता है वो हमारा आता है कॉमन कॉज की वजह से। कॉमन कॉज में हम बोल सकते हैं जैसे कि हमारा टेम्परेचर हो गया या मशीन का वेरिएशन हो गया या फिर टूल का कोई वेरिएशन हो गया। जो इस तरह के जो वेरिएशंस हैं वो कॉमन कॉज में आते हैं, वो तो हमारे आएंगे ही आएंगे। इसमें कोई स्पेशल कॉज नहीं होना चाहिए। इससे स्पेशल कॉज को हम असाइनेबल कॉज भी बोलते हैं, जो किसी कारण से वहां पे आ जाए उसको कॉमन कॉज कहते हैं। तो वो हमारा उसमें नहीं आना चाहिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम हिस्टोग्राम का यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली मेन इसका जो यूज है वो प्रोसेस का वेरिएशन देखने के लिए करते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंट करता है ये जब हम एक एक हिस्टोग्राम बन जाता है, हमारा एक चार्ट बन के आता है, वो हमें ये दिखाता है कि हमारे जो आने वाले पार्ट्स हैं, जो बनने वाले पार्ट्स हैं, या हमारे पास में कोई लॉट पड़ा हुआ है, उस लॉट में उसका प्रोसेस का वेरिएशन, उसमें कितने से कितने तक पीस हो सकते हैं, उसका एक पिक्टोरियल व्यू देखने के लिए हम हिस्टोग्राम का यूज कर सकते हैं। वो हमें इसका एक पिक्टोरियल व्यू दिखाता है। इसको हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट भी कह सकते हैं, इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट भी बोलते हैं। तो ये हमें संकेत दे देता है कि हमारे पास में लार्ज क्वांटिटी पड़ी हुई है। एक छोटा सा डाटा लेकर के और हम एक लार्ज क्वांटिटी का हम एक प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि इसमें जो हमारा डाटा है उसकी सिमेट्री ये है, उसका बिखराव ये है, उसका वेरिएशन इतना है। तो ये हमें संकेत देता है कि हमारा जो आने वाला डाटा है वो किस तरह का होगा। मेनली हम इसका यूज करें तो इसके यूज इसका मेन यूज प्रोसेस की जो हमारी आउटपुट है किस तरह की आएगी, उसका वेरिएशन क्या होगा, उसका बिखराव क्या होगा, उसकी सिमेट्री क्या होगी, तो उसको देखने के लिए हम उसको पहचानने के लिए हिस्टोग्राम का यूज करते हैं। दूसरा, कोई उसमें स्पेशल कॉज तो नहीं है, कोई स्पेशल कॉज आ तो नहीं गया, उसको दिखाने के लिए हम हिस्टोग्राम का यूज करते हैं। तीसरा, वेरिएशन की झलक को दिखाने के लिए उसमें कितना वेरिएशन हो सकता है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हम हिस्टोग्राम का यूज कर सकते हैं। चौथा, प्रोसेस का बिखराव देखने के लिए, डिस्पर्शन का देखने के लिए हम उसका यूज कर सकते हैं। फिफ्थ, अगर हम बात करें कि हमें अगर नहीं पता है कि हमारे पार्ट कब बने थे, किस सिचुएशन में बने थे, हमें पार्ट के बारे में नहीं पता है, ये ओके है, एनजी है, कितना वेरिएशन है, क्या है, कि क्या क्वांटिटी, इस अगर हमें उसका पता लगाना हो तो उसके लिए हम हिस्टोग्राम का यूज कर सकते हैं। और सिक्स में हम प्रोसेस कैपेबिलिटी स्टडी करने के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं। अब इसका यूज कैसे करेंगे वो आगे हम देखेंगे, इनसे हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें एक
एग्जाम्पल लेना होगा। एग्जाम्पल के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, डाटा कलेक्ट करेंगे। डाटा कलेक्ट करेंगे, डाटा कलेक्ट करना है हमें कम से कम 30 पीस का, और ज़्यादा से ज़्यादा जितनी क्वांटिटी हो उसके बेस पे हम जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही हमारे लिए बेस्ट हम परिणाम निकल के आएंगे। बेस्ट हम उसके मीन तक पहुंच सकते हैं, उसकी जड़ तक हम पहुंच सकते हैं। जितना हमारे पास में ज़्यादा डाटा होगा इतना ही बेस्ट है। मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, अगर आप हिस्टोग्राम बनाना चाहते हैं और कोई पॉइंट आपकी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप जो मेरे बताए हुए हैं, जैसे जैसे मैं बता रहा हूं, आप इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने यहाँ बना सकते हैं। उस प्रैक्टिस के बेस पे जब आप 1 या 2 बार बनाओगे तो वो आपकी समझ में आ जाएगा। जैसे जैसे मैं बता रहा हूं इस तरह से आप प्रैक्टिस करके इसको समझ सकते हैं। जब हम डाटा कलेक्ट कर लेंगे 30 से मिनिमम 30 पीस से, और ज़्यादा से ज़्यादा हम जो भी पीस होंगे उनका हम कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें स्पेसिफिकेशन पता होना चाहिए। स्पेसिफिकेशन हमारा अगर हम इसकी बात करें तो 7.45 प्लस में 07 माइनस में 08, और हमने क्या किया है N50 50 पीस का हमने इसमें डाटा लिया है। हमने क्या किया है, इन सब का हमने सम कर दिया है। जो हमारे 50 पीस हैं इसका जो सम निकल के आ रहा है वो 374.48 निकल के आ रहा है। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, इनकी ना रेंज निकाल लेंगे। रेंज हम कैसे निकालते हैं, जो इसमें मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस में मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम कितनी है इसमें 7.52 जो हमने रेड सर्कल में दिखाई हुई है, और मिनिमम 7.43 जो हमने दूसरे रेड सर्कल में दिखाई हुई है। तो इसकी जो हमारी रेंज निकल के आती है वो 0.09 निकल के आती है। जब हमारी रेंज हो जाएगी, रेंज के बाद में फिर हम क्या करेंगे, इसका मीन कैलकुलेट करेंगे। मीन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है कि जो हमने सम निकाला था, जितनी भी हमारी ऑब्जर्वेशन है उनका एक हमने जोड़ किया था, सम किया था अपॉन एन। एन 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 मींस नंबर ऑफ पार्ट्स। तो हमारे 50 पार्ट्स का हमने डाटा लिया था, और जो हमारा सम निकल के आ रहा था वो 374.48 निकल के आ रहा था। तो इससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 7.4896, ये इसका मीन निकल के आ गया। अब फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, इसकी क्लास डिसाइड करेंगे। क्लास डिसाइड करने के 2 तरीके हैं, या तो आप अंडर रूट एन, जो जितने भी पीस हैं आपका उसका अंडर रूट निकाल लीजिए। आप उसका अंडर रूट नहीं निकालना चाहते हैं तो ये हमने एक टेबल दी हुई है, आप इस टेबल के बेस पे भी आप नंबर ऑफ क्लास सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमने 25 से और 50 पीस का डाटा लिया हुआ है, तो हम इसमें क्या करेंगे, 5 से 8 क्लास डिसाइड कर सकते हैं। अगर हमने 51 से 100 पीस का डाटा लिया हुआ है तो हम इसमें 6 से 11 क्लास डिसाइड कर सकते हैं। इस तरह से हम इस टेबल के बेस पे हम क्लास डिसाइड कर सकते हैं। तो हमने क्या किया है, इसमें नंबर ऑफ क्लास हमने अंडर रूट निकाला तो 7.07 निकल के आया। तो हम इसकी जो भी है पॉइंट को हम इसमें से हटा देंगे, इसको या तो हम 6 रखेंगे या हम 7 रखेंगे। तो इसके बेस पे 7 निकल के आया। और अगर हम ऑब्जर्वेशन के ये टेबल के बेस पे चलते हैं तो टेबल के बेस पे क्या होगा कि 5 से 8, क्योंकि हमारा 50 पीस का डाटा है, 5 से 8 की नंबर ऑफ क्लास हम ले सकते हैं। तो ये यहाँ से हमारी क्लास डिसाइडेड हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं फिफ्थ स्टेप की। फिफ्थ स्टेप में क्या होंगे, हम क्लास इंटरवल निकालेंगे। क्लास इंटरवल क्या होती हैं कि हम एक क्लास के बीच में, अगर मान के चलो हमने 6 क्लास डिसाइड की हैं, 6 क्लास के बीच में हमारी जो टॉलरेंस है उनके बीच में कितना कितना गैप होना चाहिए, हम एक इक्वल गैप रखेंगे। जितनी भी हमने क्लास डिसाइड की हैं उनके बीच में ना इक्वल गैप रखेंगे। तो इसको निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, जो हमारी रेंज निकल के आई थी, आर अपॉन नंबर ऑफ क्लास। नंबर ऑफ क्लास हमने जितनी 6 डिसाइड की थी, तो 6 के बेस पे हमने क्या किया, इसमें रेंज को 6 से डिवाइड कर दिया, जो हमारी निकल के आई 0.015। इसको ना हम राउंड में लिख सकते हैं, जैसे 02 मैंने लिखा हुआ है, इसको ना हम 02। ये डिपेंड करता है कि हमारी टॉलरेंस कितनी पॉइंट के बाद कितने पॉइंट है, तो उसके बेस पे हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर हमारे पास में पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं तो हम इसको 2 डिजिट में ही ले सकते हैं। जैसे 3 डिजिट में आ रहा है तो 3 डिजिट का हम 2 डिजिट में कन्वर्ट करेंगे, तो 0.02 में हमने कन्वर्ट किया। अब हम 6 पॉइंट में क्या करेंगे, इसकी क्लास की बाउंड्रीज निकाल लेंगे। क्लास बाउंड्रीज के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि हमारा जो स्पेसिफिकेशन दिया होता है वो हमारा स्पेसिफिकेशन था 7.42 से लेकर के 7.53 तक। तो उस केस में क्या है कि हम यहाँ पे जो हमने क्लास डिसाइड की है इक्वल होना चाहिए। जैसे 7.42 से हमने डिसाइड किया हुआ है 7.43, तो इसमें 02 हो गए, 7.42
से लेकर के 7.43, तो इसमें 0 टू वैल्यू इसमें आ जाएंगी। तो जो हमारे पास में डाटा है उसमें हम देखेंगे कि हमारे 7.42 से लेकर के 7.43 तक कितने हैं। तो इसमें हमने देखा कि हमारे पास में 3 पीस हैं। ऐसे ही 7.44 से 7.45 तक कितने पीस हैं, उसमें भी 3 पीस हैं। ऐसे ही हम चलते चले जाएंगे, लास्ट में देखेंगे 7.52 से लेकर के 7.53 तक हमारे कितने पीस हैं, 7। जब ये निकल के आ जाएगा, इसके बेस पे हम क्या करेंगे, हिस्टोग्राम का ग्राफ बना देंगे। ग्राफ आप कोई भी एक्सेल शीट में बना सकते हैं। तो अब ये हमारा ग्राफ निकल के आ गया, लेकिन अब इसको पढ़ना कैसे, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे प्रोसेस का बिखराव कितना है, हमारे वेरिएशन कितना है, कि इसमें असाइनेबल कॉज है या नहीं है, या ये सही है या नहीं है। इसको पढ़ने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, 7 टाइप के आपके व्यू बन के आ सकते हैं। जब भी आप हिस्टोग्राम बनाओगे तो उसमें आपके 7 टाइप के व्यू बन के आ सकते हैं। तो इसको हमें मेजर करने के लिए, इसको हमें पढ़ने के लिए हमें 7 टाइप जो व्यू हैं उनको समझना जरूरी है। सबसे पहला आपका जनरल टाइप निकल के आएगा। जब आप कोई भी डाटा लोगे तो हो सकता है आपका जनरल टाइप हो, इसको बेल शेप्ड भी बोल सकते हैं इसका। इसमें क्या है कि सिमेट्रिक होगा, ये इसका जो इसका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, बेल शेप्ड होगा, इस तरह का हमारा निकल के आता है। तो ये हमारा जनरल टाइप हिस्टोग्राम है और ये प्रोसेस के लिए सबसे बेस्ट है। दूसरा पॉजिटिवली स्क्यू टाइप, इसमें क्या होगा कि ये जब भी निकल के आता है हमारा पॉजिटिवली स्क्यू टाइप, इसका मतलब क्या है कि हमें ये देखना है कि हमारी यूनिलेटरल टॉलरेंस तो नहीं है, जैसे कि परपेंडिकुलरिटी होगी, रन आउट हो गया, कंसेंट्रिसिटी हो गई। अगर इस टाइप का हमारा व्यू निकल के आता है तो हमें सबसे पहले इस तरह का देखना है। अगर इन वैल्यू के लिए ये एक साइड झुका हुआ सा दिख रहा है हमें पॉजिटिवली स्क्यू टाइप में, तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारा अगर हमारी इस तरह की टॉलरेंस है तो ये ओके है, और अगर हमारी जनरल टॉलरेंस है प्लस माइनस वाली तो ये उसके लिए ओके नहीं है। इसका मतलब इसमें कहीं ना कहीं गैप है। तो उस गैप को समझने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हमारा कॉम्ब टाइप हिस्टोग्राम की अगर हम बात करें तो कॉम्ब टाइप हिस्टोग्राम इस तरह से आएगा, कहीं कोई गड़ा हुआ, कोई नीचे ऊपर लोअर, इस तरह से आएगा। इसका मतलब क्या है कि हमने जो मेजरमेंट सिस्टम में कहीं ना कहीं हमारे में एरर है, लीस्ट काउंट का एरर है, जिससे हमने उसको मेजर किया है उसमें कोई ना कोई लीस्ट काउंट का एरर है, या फिर इसमें हमने कोई अदर मॉडल मिक्स कर दिया है। तो इस तरह का हमारा हिस्टोग्राम बन के आता है। तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि या तो हमने इसमें मल्टी मॉडल कोई की अदर मॉडल को यूज किया, मिक्स किया हुआ है, और या फिर हमारे जो हमने इसको मेजर किया है उसके जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है, जो मेजरमेंट सिस्टम है, उसकी लीस्ट काउंट में एरर है। फोर्थ की बात करें लेफ्ट हैंड टाइप में अगर इस टाइप का आता है तो इसका मतलब हमने 100% पीस को छांटा हुआ है, जो उसमें रिजेक्शन थी हमने उसको उसमें से निकाल दिया है, हमने छांट के पीस आगे दिए हैं। अगर इस तरह का हुआ है, इसको मेजरली यूज किया जाता है सप्लायर के डाटा को वेरीफाई करने के लिए। जब भी हमारे पास में सप्लायर का डाटा आता है तो हमें नहीं पता होता कि सप्लायर ने किस तरह का हमारे पास में डाटा भेजा है, उसका प्रोसेस कैपेबल है या नहीं है। उसकी स्टडी करने के लिए हम उसकी हिस्टोग्राम बनाते हैं। अगर इस टाइप का आता है तो इससे हमें समझ जाना चाहिए कि सप्लायर ने हमें 100% पार्ट छांट के दिए हुए हैं, उसका प्रोसेस कैपेबल नहीं है। अगर अब हम बात करते हैं प्लेट्यू टाइप हिस्टोग्राम की, इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब भी यही है कि हमने 100% पीस छांटे हुए हैं, या फिर 2 अलग अलग सेटिंग के पीस इसमें मिक्स किए हुए हैं। कई बार क्या होता है कि 2 अलग अलग सेटिंग बनाते हैं हम, 2 अलग अलग पीसों पे बना लेते हैं। तो जब अलग अलग सेटिंग के पीस होते हैं तो अलग अलग सेटिंग के पीस इसमें मिक्स हो जाते हैं। उस मिक्स अगर इस टाइप का बनता है तो हमें समझ लेना चाहिए कि इसमें 2 सेटिंग के पीस हैं। अगर ये ट्विन पीक टाइप इस टाइप का हमारा हिस्टोग्राम बन के आता है तो इसमें क्या होता है कि ये अलग अलग सेटिंग के पीस थे, लेकिन वो दोनों सेटिंग हमारी अलग अलग फिक्स की हुई थी, अलग अलग उसका जो मीन था वो अलग अलग सेट किया हुआ था, इसलिए ये हमारा ट्विन पीक टाइप हो गया। क्योंकि इसमें आप देखोगे तो इसमें ना आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 2 तरीके से दिखेंगे, मतलब 2 अलग अलग चार्ट से दिखाई देंगे। तो इस तरह से क्या होगा कि ये 2 अलग अलग सेटिंग के पीस मिक्स किए हैं, लेकिन वो अलग अलग सेट थे, वो एक मीन पे सेट नहीं थे, वो अलग अलग सेट थे। अगर 7 की बात करें आइसोलेटेड पीक टाइप, इसमें क्या होगा कि हमने जब भी पीस बनाए हैं तो वो किसी ब्रेक के बाद बनाए हैं, चाहे वो पावर ब्रेक हो, चाहे वो लंच ब्रेक हो, चाहे वो ब्रेक डाउन ब्रेक हो, चाहे वो
कोई भी अदर ब्रेक हो, तो उसके उसके बीच में हमने उसके बाद में पीस बनाए हैं, जिसकी वजह से ये हमारा जो मीन था वो शिफ्ट हो गया, इधर उधर आ गया, जिससे ये अलग अलग बने हैं। इससे क्या होगा कि इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारे पीस इस तरह से तो नहीं बने। इससे हमारा असाइनेबल कॉज आइडेंटिफाई होने में हमें मदद मिलेगी। तो ये 7 टाइप के जो हमारे व्यू हैं, इसको देख करके हमें देखना है कि हमारा व्यू क्या है और इनसे हमारा कौन सा मैच कर रहा है, और जो भी हमारा मैच करेगा उससे हमें आइडिया लगाना है कि हमारे इसमें प्रॉब्लम कहाँ है और हमें कहाँ पे काम करना है। उससे हमें एक आइडिया लग जाएगा, पता चल जाएगा कि हमारा किस तरह से आता है। अच्छा, ये तो बात हो गई हमारी हिस्टोग्राम पढ़ने की, हम हिस्टोग्राम को कैसे बनाते हैं और कैसे हम इसको पढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं, इसका एक बेनिफिट है कैपेबिलिटी स्टडी करने के लिए भी। हमने जो इसके यूजेस पढ़े थे कि कैपेबिलिटी स्टडी भी हम इससे स्टडी कर सकते हैं। तो हम कैपेबिलिटी स्टडी कैसे करते हैं उसको हम आगे समझते हैं। कैपेबिलिटी स्टडी कैसे करते हैं, हिस्टोग्राम सबसे पहले हमें समझना है कि कैपेबिलिटी है क्या। कैपेबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ द प्रोसेस टू मीट द रिक्वायरमेंट। मतलब कैपेबिलिटी हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो मीट कर रही है नहीं कर रही है, वो हमारा प्रोसेस कैपेबल है, एबिलिटी है उसमें हमारे जो रिक्वायरमेंट है उसको मीट करने की, वो कैपेबिलिटी है। कैपेबिलिटी को हम सीपी बोल सकते हैं। सीपी का जो फॉर्मूला है, जो हमारी टॉलरेंस है, जो हमारा स्पेसिफिकेशन है, उसमें जो टॉलरेंस दी हुई है, टॉलरेंस अपॉन स्प्रेड, स्प्रेड माने बिखराव, उससे हम इसको कर सकते हैं। स्प्रेड को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डेविएशन हमें समझना जरूरी है। डेविएशन क्या होता है, वेरिएशन। डेविएशन इज द वेरिएशन विद द सेंटर इज कॉल्ड डेविएशन। क्या होता है कि जो हमारा मीन है, मीन की वैल्यू से हमारा जो सेंटर है वो कितना आउट है या कितना हमने उसको डेविएशन दिया हुआ है, कितने तक हमने उसको अलाउड किया हुआ है, वो क्या होगा कि वो डेविएशन होगा। जैसे कि हमारी कोई एक्स वैल्यू है, एक्स वैल्यू पे जो हमारी टॉलरेंस होती है वो डेविएशन होता है कि आप हमारी वैल्यू 10 है एग्जांपल के लिए, और 10 पे हमारी जो टॉलरेंस है प्लस माइनस 0.1 है, जो प्लस माइनस 0.1 है वो डेविएशन है। हमें 10 चाहिए लेकिन आप 10 पॉइंट प्लस माइनस 0.1 तक आप इसको ले सकते हैं, तो वो क्या होगा कि वो डेविएशन हो जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन इज मेजर ऑफ द स्प्रेड ऑफ सोर्स विद इन ए सेट ऑफ डाटा। इसमें क्या करते हैं, हम एक स्टैंडर्ड हम डिसाइड करते हैं कि हमारा जो डेविएशन है उसके बीच में कितना कितना हमारा गैप आ सकता है। तो एक स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन को निकालने के लिए ये हमारा फॉर्मूला है, रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन n माइनस 1। अब हम इससे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए हमने क्या किया है, पहले x की वैल्यू निकाल ली है और x स्क्वायर निकाल लिया है, जितनी भी वैल्यू है सबका x स्क्वायर निकाल लिया है, और x का और x स्क्वायर का हमने इसका क्या कर लिया है, इसके नीचे हमने सम कर लिया है। इसको सम करने के बाद में हमने क्या किया है, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला है। इस फॉर्मूले में जब हम इसको सेट करेंगे तो हम इस फॉर्मूले में सेट करने से हमारा जो निकल के आया वो निकल के आया, जो स्टैंडर्ड डेविएशन 0.027 निकल के आया। जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, अब इससे हम क्या देखेंगे, इसकी स्प्रेड देखेंगे, स्प्रेड कितनी निकल के आती है, इसमें वेरिएशन कितना हो सकता है। स्प्रेड देखने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ना प्लस माइनस 3 सिग्मा में लेके जाएंगे। प्लस माइनस 3 सिग्मा क्या है, कि जो हमारा मीन है, जो हमारा मीन है, मीन से प्लस में 3 सिग्मा और माइनस में 3 सिग्मा, 3 तक जाएंगे। 3 तक कैसे जाएंगे कि जो हमारा मीन है उसमें से स्टैंडर्ड डेविएशन की जो वैल्यू है उसको घटा देंगे, जो वैल्यू आएगी उसमें से फिर स्टैंडर्ड डेविएशन घटा देंगे, जो फिर वो वैल्यू आएगी फिर उसमें से स्टैंडर्ड डेविएशन घटा देंगे। इस तरह से हम प्लस की तरफ कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि माइनस में 3 और प्लस में 3 की तरफ हम जाएंगे, तो हमारा इससे निकल के आ जाएगा कि हमारा जो प्रोसेस है उसका जो स्प्रेड है, जो वेरिएशन है, जो बिखराव है, जो हमारा बिखराव है, वेरिएशन तो निकल के आया हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन से, जो बिखराव है, जो बिखराव इसका 7.408 से लेकर के 7.57 तक है। इसमें हमारे 7.408 से लेकर के 7.57 तक के पीस हमारे बन सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम कैपेबिलिटी सीपी निकालते हैं। सीपी के लिए हम क्या करेंगे, टॉलरेंस अपॉन 6 सिग्मा। तो जो सिग्मा है वो स्प्रेड है। तो क्या है कि 0.15 हमारी टॉलरेंस थी, टॉलरेंस अपॉन 6 इंटू
स्टैंडर्ड डेविएशन जो निकल के आ रहा है हमारा, वो निकल के आ रहा है 0.926। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो प्रोसेस है वो कैपेबल नहीं है। हमारा प्रोसेस कैपेबल को कब होगा, जब हमारी वैल्यू कम से कम 1.33 या पर 1.67 होनी चाहिए। इससे प्लस 1.33 से अगर हमारी प्लस होगी तो इसका मतलब हमारा प्रोसेस कैपेबल है। इसका मतलब 99.99% हमारे पीस ओके बनेंगे। तो हमें क्या करना है कि हमें इसको कैपेबिलिटी स्टडी करने के लिए हमें सीपी को इसको मेजर करना है। जब ये मेजर हो जाएगा तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा प्रोसेस कैपेबल है या नहीं है। अगर हमारा प्रोसेस कैपेबल नहीं है तो फिर हमें कैपेबल बनाने के लिए हमें एक्शन लेने की ज़रूरत है और हमें वो पॉइंट आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। हमें टूल चेंज करना है या हमें मशीन चेंज करनी है या मशीन में कोई काम कराना है या ऑपरेटर को ट्रेनिंग देनी है। वो हमें हमें डिसाइड करना है कि हमारा वेरिएशन किस वजह से आ रहा है, हमारा जो प्रोसेस है वो कैपेबल नहीं है, उसको कैसे कैपेबल बना सकते हैं। तो हिस्टोग्राम अभी हमारा यहीं तक था। जो भी कोई भी पॉइंट आपकी समझ में नहीं आया आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं, जिससे मैं आपका कोई भी आंसर हो, कोई भी क्वेश्चन हो उसका आंसर दे सकूं और आप हिस्टोग्राम अच्छे से पढ़ सकें। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।